की सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि, जैसा कि हमने बताया, और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। बिल्कुल। और सभी श्रोताओं को भी हम बताना चाहते हैं कि जाहिर है कि जो इनकी एक व्यक्तित्व तो अलग तरह का था, और उस समय तो जो भी जिन्होंने भी संग्राम किया, संग्राम के लिए संघर्ष किया, आज़ादी के लिए, वो वाकई हम उनके लिए कृतज्ञ हैं और हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं और याद करते हैं। और आज हम ये तो नमन हो गया, और उसके साथ साथ आज किसी का जन्मदिन भी जरूर ही होगा। जिसका जिसका है उसको ढेर सारी बधाई। बिल्कुल। और गीता फोगाट सभी जानते हैं, उनका नाम तो पहलवान है वो, और उनका आज जन्मदिन है, तो उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और वो पहली महिला है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, और साथ ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भी वो पहली महिला है ना। तो और चूंकि दंगल पिक्चर जो देखकर लोगों ने सिनेमा के माध्यम से बहुत सारी और भी जानकारी हासिल कर रखी है ना, तो वाकई बड़ी मजेदार कहानी है। उनके इस सफलता के पीछे की जो कहानी है वो वाकई हम लोग के लिए प्रेरणादायक भी है बहुत हद तक, और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहीं आज हम इस बहुत सारे और भी विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि जब हम भावनात्मक रूप से बहुत परेशान होते हैं तो क्या हम बहुत ज्यादा तो नहीं खाने लगते हैं? ये कुछ लोगों की समस्या होती है। ये समस्या क्या है और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये भी देखना है हमें। वहीं जो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे एक सफेद घोड़े पर राजकुमार आएगा चढ़कर और महलों में ले जाएगा, तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये जो सपनों का राजकुमार है वो आता है, नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो उसकी तैयारी कैसे हम रखें? इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पीछे खींचती हैं, तो वो चीजें क्या हैं? और उससे भी बड़ी बात, आज हम चाय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, तो मतलब चाय तो नहीं दिख रही है हमें कहीं, मतलब चाय पर चर्चा करेंगे क्या? जब हम चर्चा करेंगे तो चाय भी आ जाएगी, क्योंकि हमारा विषय भी तो है ना चाय पर चर्चा। चाय के विषय पर चर्चा, हमें लगा चाय पर चर्चा तो देखो अक्सर यही कहते हैं ना मंजू लोग कि चलो एक कॉफी पर चर्चा हो जाती है, तो मतलब कॉफी पीते हैं उस पर चर्चा कोई और विषय पर करते हैं। किसी खास विषय पर जब हम चर्चा करनी रहती है तो सबसे बड़ा एक अच्छा बहाना होता है कि एक प्याली चाय पी जाए और चाय की चुस्कियों के साथ उस विषय पर बात की जाए, तो दोनों को मजा आता है, यानी कि बोरियत नहीं होती है। या फिर यूं कहें कि चाय की चुस्कियां हमें और तरोताजा कर देती है, या फिर सोचने समझने की और ज्यादा क्षमता दे देती है। तो हमारी वो सखियां जो इस वक्त चाय की चुस्की ले रही हैं, जिनके हाथ में चाय का प्याला है, वो तैयार हो जाए, चर्चा होने वाली है चाय के बारे में। अब चाय के साथ केवल नहीं, चाय के बारे में भी होगी चर्चा। बिल्कुल। तो पहले एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपने विषय तो मजा और बढ़ जाएगा। कोई नींद लिए जाता है,
क्या ये बात है। गाना हमने सुना, पूजा के फूल इस फिल्म का ये गाना है रेणु जी। और जब नींद उड़ने की बात आती है, अगर किसी के प्यार में नींद उड़ जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन शरीर में कोई व्याधि हो या कोई तकलीफ हो, उससे अगर नींद उड़े तो वो बात ठीक नहीं लगती हमें। अरे प्यार में भी एक सीमा तक उड़े तो ठीक है, अगर कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमारी बन जाए। हाँ, ये छोटी छोटी बातें आगे चलकर बीमारी भी हाँ, बन क्योंकि जाती है। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे आगे जरूर, लेकिन जैसे कि इमोशनल ईटर जैसे होता है, हाँ। वो भी पहले तो किसी समस्या की वजह से, शारीरिक समस्या की वजह से ये शुरू होता है, बाद में वो आदत बन जाती है और फिर वो बड़ा रूप ले लेता है। बिल्कुल लेकिन हाँ, ये तो होता है। लेकिन फिलहाल जो है, चाय अक्सर लोग रात में नहीं पीते क्योंकि नींद उड़ा देती है। हाँ। और सुबह इसलिए पीते हैं कि नींद उड़ा देती है ना। हाँ, कारण होता है उसके पीछे। दोनों तरफ कारण है, नींद उड़ाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो कोई कारण नहीं होता है, बस यूं ही चाय पीने का कोई टाइम भी नहीं होता, एनी टाइम टी टाइम होता है उनका। एनी टाइम टी टाइम। यानी चाय से प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं कि पानी के बाद सबसे ज्यादा पेय पदार्थ पीने वाले जो पदार्थ जो है वो चाय है ना। तो ऐसी है देखो, चाय की वैसे भी महिमा। क्या होता है ना कि कहते हैं कि चाय बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। हाँ। अभी किसी के घर गए, उन्होंने कहा लो चाय भी नहीं पूछा। मतलब इतनी छोटी सी चीज थी वो भी नहीं पूछा। हाँ। और कहीं गए और उन्होंने चाय पिला दी, भाई उन्होंने देखो चाय पूछा, बिल्कुल अपरिचित थे लेकिन उन्होंने चाय पानी तो पूछा, तो बड़ा अच्छा लगा। एक बात और है कि समझ नहीं आता कि अगर आप किसी को, जैसे ठीक है आपने कुछ, आजकल लोग बहुत मीठा कम खाते हैं, तो केवल पानी क्या दें, तो भाई अब थोड़ी देर बाद सबको लगता है असमंजस सा कि क्या खिला पिला दें, तो चाय हो जाए एक कप। जी। और ऐसे में अक्सर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो चाय नहीं पीता है, तब इतनी बड़ी समस्या सामने होती है कि अब क्या किया जाए। हाँ, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप कॉफी पीते हो, नींबू पानी पीते हो, कोई हाँ। शरबत पीते हो, पर कई लोग तो ऐसे बोलते नहीं हम तो इसमें से कुछ भी नहीं लगता है। तब फिर हम पूछते भैया आप दूध पी लीजिए कम से कम। हाँ, वैसे दूध पियेंगे लेकिन बाहर बड़ी शर्म आती है, लोग कहते हैं क्या बच्चे हो क्या, अभी भी दूध पीते हो। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम अक्सर इन सब चीजों से दो चार होते हैं। और नींबू की जहां तक बात है, अक्सर होता है कि नींबू नहीं रहता है, लेकिन चाय ऐसी चीज है जो हमेशा बन जिसके जाती है। सबके पास पूरे प्रसाधन उसके साधन रहते हैं। हाँ, तो चलिए चाय की भी अति मत कीजिएगा। चाय पी सकते हैं, चाय पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 1 कप सुबह पीजिए, 1 कप शाम को पीजिए, तो वो आपको एनर्जी देने का काम करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिन में 10, 15 या 20 कप अगर चाय पी लेता है तो उसकी अति हो जाती है और तब जो है समस्या शुरू होती है। इसी तरह से खाने की बात भी होती है। कई बार क्या होता है ना रेणु जी, किसी को कोई समस्या होती है, समस्या यानी कि जैसे कि जीवन में तकलीफें आती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के जीवन बिल्कुल स्मूथ चले, ऐसा तो होता नहीं है। बिल्कुल। किसी ने कुछ कह दिया जो दिल पर ले लिया, या आपकी नौकरी में कोई समस्या है, घरेलू कोई समस्या है, बच्चों की कोई समस्या है, तो जब ऐसी समस्याएं आती है तो दिमाग के अंदर उथल पुथल होना ये स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी तो मंजू क्या होता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको अपने आगे आने काम की तैयारी करनी है, शाम को कोई मेहमान आने वाले हैं, ये समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या व्यंजन बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो एक उलझन सी मन में हो जाती है या बेचैनी सी हो जाती है। तो क्या होता है कि हम बैठ जाते हैं और जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता है तो कुछ कुछ खाने लगते हैं, है ना। तो जब ये समस्या एक हद से आगे बढ़ जाती है तो इस समस्या को नाम दिया गया है इमोशनल ईटर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भावनात्मक खबोड़ापन, ये हिंदी में इसे कहा जाता है। तो वो अपनी इस समस्या से यानी कि उसको दूर करने का प्रयास तो नहीं करते, लेकिन उससे निपटने के लिए एक अलग तरीका अपना लेते हैं कि जो हाथ में आए वो खाने लग जाते हैं। कई लोगों को देखा होगा कि खूब सारे चिप्स के पैकेट मंगवा लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री या फिर फ्राइज, इस तरह की जो बहुत तेल में तली हुई चीजें और ऐसी टाइप की जो चटपटी चीजें हैं, वो खाने का उनको इतना शौक लग जाता है कि उसको हम बोल सकते हैं कि वो लत पड़ गई है उन्हें। ऐसा होता है कि हम ये सारी चीजें इसलिए खाते हैं, जैसे चिप्स की बात की तुमने, या कुछ भी ऐसे नमकीन होता है जैसे चवाणा कहते हैं या दालमोठ है, जैसे ये सारी चीजें चूंकि तैयार होती हैं, आपको उठ के बनाना नहीं है। अब आप चूंकि तनाव है आपको, तो आप सोचते हैं कि आपके हाथ में कोई बनी बनाई चीज आ जाए जो बिल्कुल रेडीमेड हो, जिसको कहते हैं हम, तो वो जब मिल जाती है तो खाने में स्वाद तो लगता है, तली हुई चीज का सोंधापन और उसका स्वाद अलग ही होता है, तो हम बैठे बैठे खाते रहते हैं, क्योंकि उस समय हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी जब शुरुआत होती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम इसके शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे ये हमारे कब आदत पड़ जाती है, कब इसकी लत पड़ जाती है, ये पता नहीं चलता है। क्योंकि जब ऐसी कोई समस्या आती है तो हमारे दिमाग और पेट का जो संबंध है वो थोड़ा गड़बड़
पड़ा जाता है। वैसे तो भोजन सभी को जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन समय समय पर भूख लगती है और एक सीमित मात्रा में हम भोजन करते हैं, उससे हमारा पेट भर जाता है। लेकिन जब यही चीज अनियंत्रित हो जाती है, यानी जब मन में आए बस तब खाए जा रहे हैं और इतना खा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी भूख शांत हुई है या नहीं हुई है। बेसिकली तो हमें लगता है मंजू, यहाँ पर थोड़ा सा हम ये बदलाव करना चाहते हैं कि भूख तो लगती ही नहीं है। हम जब ये खाते हैं तो भूख नहीं लग रही होती है। पहले आप ये थोड़ा सा देखिए कि जब आप खा रहे हैं इसको, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि आपने रास्ते में देखा, पैकेट खरीद लिया और शुरू कर दिया खाना कि बड़ा अच्छा लग रहा है खा लें, या आप उलझन में इसलिए आप खा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये जो इमोशनल ईटर होते हैं इन्हें भूख नहीं लगती है, बस यूं ही खाते हैं। तो आप पहले ये निर्धारित करें कि आपको भूख लग रही है या नहीं, और अगर खा भी रहे हैं तो इसको सिर्फ आप मुंह का स्वाद बदलने के लिए खाएं। इमोशनल ईटर हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, उस उलझन को कहीं ना कहीं, अपने मन को कहीं दूसरी तरफ ले जाने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, अपने को उलझा लेते हैं खाने में, और इस तरीके की चीजें खाते रहते हैं। ऐसे में अक्सर होता है कि हम टेलीविजन देख रहे होते हैं या कुछ और सुन रहे होते हैं, तो मन उधर लगा होता है और हमारा हाथ और मुंह चल रहा होता है। बिल्कुल, तो उसको कुछ नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर क्या जा रहा है और कितना जा रहा है ना। और जब ये अनियंत्रित खानपान हो जाता है ना रेणु जी, तो वजन बहुत बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, और मोटापा आता है तो वो कई सारी और अन्य बीमारियों को जन्म देता है। तो यानी एक समस्या जिस से आपने निपटने के लिए दूसरा रास्ता चुना था वो तो साइड में रह जाती है, लेकिन उसके अलावा दूसरी शारीरिक समस्याएं शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा शुरू हो जाती हैं, और ये कह सकते हैं ना कभी भी खत्म ना होने वाला एक चक्र बन जाता है। ये जो कुचक्र बनेगा तो फिर इसका दूरगामी परिणाम मोटापे वाला जो है वो बहुत ही भयंकर हो जाता है। तो ये एक चक्र की तरह जो शुरू हो जाता है, उससे निपटने के लिए खान पान या अनियंत्रित खान पान ये कोई रास्ता नहीं है। आपको उस समस्या से दो चार होना ही पड़ेगा या फिर उसका निपटारा करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें? तो अगर आपको ये समस्या हो गई है तो सबसे पहले तो आप अपना ध्यान बटाने की कोशिश करें, या फिर अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, दिल पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। और इसमें सबसे ज्यादा जो सहायक चीजें होती हैं वो होती हैं योग, मेडिटेशन और प्राणायाम। तो जब भी ऐसा लगे कि भाई समस्या है और दिमाग के अंदर बहुत उथल पुथल हो रही है, कुछ उबड़ खाबड़ हो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान करें और सोचें कि नहीं, ये जो समस्या है इससे मैं निपट लूंगा, कोशिश करूंगा इसे सुलझाने की, देखते हैं क्या होता है। मंजू, ऐसा नहीं लगता कि हमारी सखियां और हमारे दोस्त ये कहेंगे कि हम हर चीज का इलाज ये कह देते हैं कि हम ध्यान करें और योग करें और अपने मन को इस तरह से नियंत्रित करें? हाँ, तो क्या है ऐसा? बिल्कुल है रेणु जी। ये क्या होता है ना कि जो इसका स्वाद चख लेता है उसे ही पता चलता है कि इसकी महत्ता क्या है। तो वैसे भी एक बात और है कि हम, सच बात है कि हम बाकी सब चीजों पर हमने एक तरह से कह सकते हैं, इंसानों ने, हमने तो नहीं, हाँ हम मतलब कि इंसानों ने हर चीज पर नियंत्रण कर लिया है, या यूं कहें कि जीत लिया है। सारे युद्ध जीत लिए हैं। जैसे कि हमारी एक सीमा तक हम चल सकते थे, है ना, हम कितनी भी गति पकड़े, बहुत तेज दौड़े, तो भी सुजान बोल्ट की भी अगर हम बात करें तो उससे तेज नहीं दौड़ सकते। लेकिन हमने फिर भी जेट और ये सब बना लिया, हवाई जहाज बना ली, उड़ने का साधन कर लिया, दूर की चीजें देखने का साधन हमने बना लिया, उपकरण बना लिए, है ना, तो दूर की चीजें, आवाजें सुनने लगे, सब कुछ हो गया। लेकिन हमारी अपने मन के जो भाव हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, जो मान अपमान लगने वाली जो बात है, उस पर हम नहीं नियंत्रण कर पाते। बिल्कुल। कभी जैसे कि हम ऑफिस में किसी कलीग ने कुछ ऐसी वैसी बात कह दी तो हम दिल पर लेकर के बैठ जाते हैं। कभी हमारे बच्चे हमें अगर उल्टा जवाब देते तो उस बात को हम दिल पर लेकर के बैठ जाते हैं। कभी हमारी नौकरी पर थोड़ी सी आंच आ जाए तो उसे हम दिल पर लेकर के बैठ जाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो काम वाली जब नहीं आती कोई सेविका, तब देखिए कितने हम परेशान हो जाते हैं। फिर तो ऐसा गुस्सा आता है, लगता है कि बस जैसे कि हमने उसको खरीद रखा है। बिल्कुल। हो सकता है उसकी कोई समस्या हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ी सी उलझन की बात हम बाद में करेंगे, थोड़ी सी इस समय सुलझा ली जाए उलझन, एक गीत सुन लिया जाए ना।
कितना हंसी है ये जहां, आंखों से बरसे मस्तियां, बरसों की प्यास बुझी है, उल्फत भी नाच उठी है, देखा तुम्हें जो मेरी जान। कितना हंसी है ये जहां, आंखों से बरसे मस्तियां, बरसों की प्यास बुझी है, उल्फत भी नाच उठी है, देखा तुम्हें जो मेरी जान। कितना हंसी है ये जहां। जब नजरें मिलती हैं तो जहाँ जो है बहुत हसीन लगता है लगना भी चाहिए ना। और क्योंकि नजरें मिलती ही इसीलिए है कि सब कुछ चारों तरफ हसीन 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 दिखाई देता है, लेकिन समस्या तो बाद में शुरू होती है जब हकीकत सामने आती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए रेणु जी। हाँ, यानी कि ये कहना, हम लोग डरा नहीं रहे हैं, ये मत सोचिएगा।
नज़ारे जब तक अच्छे लग रहे हैं उसका पूरा भरपूर आनंद लीजिए, और जो भी समस्याएं भी आती हैं, जो हकीकत भी जो सामने आती है, उसको भी हम एक अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लें तो शायद इतनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, है ना? आजकल होता क्या है ना रेणु जी की फिल्में देख करके या सुन करके या आसपास के लोगों की बातें सुन करके जो नौजवान लड़के और लड़कियां होते हैं वो अपने हमसफर के बारे में कुछ इस तरह की सोच विचार या अपनी एक मानसिकता बना लेते हैं कि मेरा जो पार्टनर होगा वो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेगा, वो करेगा, ये ला करके देगा, इस तरह से यही बात बिल्कुल सही बात है। और अब केवल फिल्में तो देखो हम देखने जाते हैं, लेकिन जो धारावाहिक हम देखते हैं घर में बैठकर जो हमारे बेडरूम तक पहुंचा हुआ है, जिसको कि हम हर वक्त चाहे नहीं चाहे हमारी निगाह पड़ जाती है और हम देखते हैं, उसमें इतने भव्य सेट होते हैं, इतना भव्य घर होता है, उसकी सजावट, लड़कियों का पहनावा ओढ़ावा, बहुओं का या बेटियों का, मतलब लगता है कि ऐसा होना ही चाहिए। है ना? कि यही जीवन है, ऐसा लगता है। अगर इससे कम होगा मतलब ये तो यही होना चाहिए, और शायद विवाह के बाद ऐसा ही होता है, ये भी देखकर लगता है ना कहीं कहीं। और लेकिन जब विवाह के बाद में इस तरह का माहौल नहीं मिलता है तो लड़के और लड़की दोनों के सपने टूट जाते हैं। लड़का ये सोचता है कि जो अपनी भाभी पत्नी है उसमें वो अपनी माँ की झलक या माँ के व्यवहार की झलक देखना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। और लड़की जो होती है वो अपने पिता के जीवन से बड़ी इंप्रेस होती है और वो सोचती है कि जैसे मेरे पिता कैसे आदर्श पिता है, मेरा पति भी व्यवहार में कुछ वैसा ही होगा। लेकिन शादी के बाद जब ये दोनों ही एक दूसरे को जब ज्यादा मिलते हैं और ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, व्यवहार में वो चीजें नहीं है जो हमने सोची थी, और उनका दिल टूट जाता है। और जब दिल टूटता है तो कहीं ना कहीं उसके चटकने की आवाज भी आती है। बिल्कुल, और वहीं से शुरू हो जाता है संघर्ष, और कहीं ना कहीं टकराहट भी होती है और दूर होने की भी स्थितियां आ जाती हैं। लेकिन ये जो पिता का स्वरूप देखना या माँ का स्वरूप देखना, यहाँ पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप सोचिए जरा, जब आप बड़ी हुई, अगर हम बेटी की बात करते हैं जो पिता का स्वरूप देखती है कि हमारे पिता तो बड़े परिपक्व थे, बहुत गंभीरता से रहते थे घर में, और सबका उन्होंने अनुशासन ऐसे रखा वैसे रखा और हर चीज का ख्याल रखते थे। आप ये सोचिए कि जब आप बड़ी हुई, आपने कम से कम, आप तब से आदर्श मानने लगी जब आप 8 साल 6 साल की हो गई, तब तक आपके पिता की उम्र क्या हो गई, है ना? और अब आपके जो पति जिनको अभी आपने विवाह किया है, वो भी मतलब यूं कह सकते हैं कि युवा अवस्था में ही है। तो अभी वो भी थोड़ा सा जिंदगी का पूरा मजा लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लेना चाह रही हैं। आप तो उसी में हैं, लेकिन आप उनमें पिता का स्वरूप देख रही हैं, तो आप सोचिए पूरी एक पीढ़ी का अंतराल आप देख रही हैं। तो इस चीज की हकीकत को थोड़ा सा समझें, जमीनी हकीकत जो है उसको समझें कि ये उस उम्र में नहीं हो सकता है कि 5-10 साल बाद आपके पति भी वैसे ही गंभीर हो जाए, यानी परिपक्वता आते आते ही आती है। तो थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जब लड़के लड़की का विवाह तय हो जाता है तो कई बार वो घूमने जाते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, और तब जो बातें होती है या घूमना फिरना होता है वो सचमुच एक सपने की दुनिया की तरह ही होता है। हालांकि वो दिन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ उस समय नहीं होता है, बस केवल घूमना है, बातें करना है और सब अच्छी अच्छी चीजें बस देखनी है, वही, और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हैं उस समय आप। लेकिन विवाह के बाद ऐसा नहीं हो सकता है। लड़की के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, सास ससुर भी है, ननद देवर या और भी कोई सदस्य अगर घर में है तो खाना बनाना, बर्तन साफ करना और इस तरह की घरेलू जिम्मेदारियां आ जाती है। लड़के के ऊपर पैसा कमाने की जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई अब शादी हो गई है, अब केवल मेरी नहीं बल्कि एक दूसरे व्यक्ति की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो कम से कम मुझे इतना तो कमाना ही है। अच्छा देखो, पैसे कमाना तो चलो ठीक है, मान लो हो सकता है कि उसकी नौकरी ऐसी हो कि उसको अब नया कुछ नहीं सोचना है, लेकिन सबसे बड़ा बंधन जैसे से उसको लगने लगता है कि अच्छा अब समय से घर आना है क्योंकि श्रीमती जी इंतजार कर रही होंगी। अच्छा घर आना है तो उनसे बैठ के बातें भी करनी है, जो कि अभी तक हम नहीं करते थे। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, समय से घर आना, फिर पत्नी के साथ बैठ के बातें करना है, वो दोस्तों का वो चिढ़ाना कि अच्छा अब चले घर, जोरू के गुलाम हो गए, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत बढ़ाती जाती हैं। तो आपको संयम रखना है, देखना है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है और कैसे उसी में दोनों को संतुलित बनाकर संतुलित करके चलना है। है ना? लेकिन जब ये सामंजस्य नहीं हो पाता है ना रेणु जी, तब तकरार की स्थिति उत्पन्न होती है और दोनों को ये लगता है कि अरे ये जैसा हमने सोचा था कि विवाह के बाद ऐसा होगा, ऐसी तो कोई दुनिया है ही नहीं, ये तो हमारी सोच से बिल्कुल परे है ये दुनिया। बल्कि ये कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, या लड़का ये कहता है कि तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, पहले ऐसी नहीं थी। तो भाई पहली बात तो ये कि नजर जब बदलती है तो नजरिया तो बदलता ही है। और जब संबंध, जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं
हैं हम कि अक्सर जो हमें लगता है कि एक लड़की से जब आप मिलने जाते हैं, यानी कि भावी पत्नी से, तब आप में वो अधिकार, उसके ऊपर वो हक की भावना नहीं रहती है, तब आप उसको अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन विवाह होते ही वो हक की भावना जब आ जाती है, तब उसका कुछ भी 19-20 बर्दाश्त नहीं होता है। तो क्या कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? यही हाल पत्नी के साथ होता है, यानी बिटिया भी वही करती है कि उसको लगता है कि अब तो इनको वही करना चाहिए कि मैं अगर नजरें घुमाऊं तो इनको खड़े हो जाना चाहिए या बैठ जाना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनको सबको जो आजकल कहते हैं ना स्पेस देना पड़ेगा। और जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है ना रेणु जी, तो ऐसे समय में बड़े लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़े लोग यानी कि घर में जो सास ससुर हैं, उन्हें बहुत संयम से काम लेना पड़ता है, और चूंकि वो बड़े होते हैं तो उनके ऊपर उनको बच्चों को समझाने की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ जाती है। बच्चे हैं, गलती तो करेंगे ही, और जैसा कि हमने कहा कि शादी के बाद माहौल में बहुत बदलाव आता है, और इन बदले हुए माहौल से सामंजस्य करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। यानी कि सभी को उस समय थोड़े से संयम से काम लेना चाहिए। यूं कहे कि वो ढिलाई देनी चाहिए, ढील छोड़नी चाहिए कि चलो आज ये कर दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, देखते हैं 1 महीने बाद क्या होता है, 4 बार 6 बार हो जाएगा तब समझा देंगे। समझाने की भी कोशिश न करें तो बेहतर है थोड़े दिन तक, है ना? तो बड़े लोग ये सोचें कि भाई बच्चे हैं, गलती कर रहे हैं, या तो उन्हें लेट गो करने की कोशिश करें, या फिर सही रास्ता दिखा दें थोड़ा सा कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसा, यानी प्यार से समझा दें उन्हें। क्योंकि एक पुराने माहौल से नए माहौल में जब लड़की आती है तो माहौल में भी सामंजस्य बिठाने में, खान पान है, पहनावा है, नए लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना है, तो इन सब में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो लड़की को नए घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त दे, और लड़के लड़की भी आपस में समझ के ले कि भाई ये वो दुनिया जो हमने देखी थी उसमें और इसमें अंतर है। तो अगर थोड़ा समझदारी से काम लेंगे तो ये दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखपूर्वक आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर खटपट चलती रही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से हो रहा सामना, सजना का सजनी से हो रहा सामना, खेली खेल में दिल गया थामना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना,
प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। नादा समझ कर तुमको देखो माफ कर दिया हमने, प्यार की किताब से जुदाई का नाम ही साफ कर दिया हमने। यार की बात तुम कभी ना टालना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। आज सजना का सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेली खेल में दिल गया थामना, हाँ हाँ। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा होना चाहिए, हमेशा हाँ, नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा तो होता रहे, लेकिन वैसा वैसा ना हो जाए बस, है ना। जी बिल्कुल। तो अच्छा लगता है। और रूठने मनाने में ना चाय बहुत काम आती है। अगर आप में थोड़ी सी नाराजगी हो, चुपचाप आप एक कप चाय बनाकर, एक कप तो नहीं, हाँ 2 लोग हैं तो 2 कप बनाकर बैठ जाएं, फिर देखिए। और अगर सुबह की चाय की बात करें ना रेणु जी, तो एक व्यक्ति सोता रहे और दूसरा चाय बना करके ला करके दे दे और बड़े प्यार से कहे भाई चाय पियो और उठो तो उससे भी दिल में बहुत जगह बन जाती है। सिर्फ एक बात चाय के प्याले की होती है, लेकिन दिल में जगह बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक बात बड़ी मजेदार है जो अक्सर हमने देखी है, पता नहीं और लोगों का क्या अनुभव है। अक्सर हमारे भाई लोग कहते हैं कि मैं सुबह सुबह अपनी पत्नी को चाय पिलाता हूँ, तो बड़ी खुशी से बताती हैं हमारी बहनें भी कि हाँ हमारे पति चाय बनाते हैं। तो उसमें छोटा सा एक मजाक ही कह सकते हैं इसको, वैसे हकीकत तो नहीं है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हाँ सुबह वो थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं ताकि गाड़ी पूरे दिन चलती रहे। भाई गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल की जरूरत तो पड़ती है रेणु जी। और ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, यही पेट्रोल का काम करती है। तो ये तो जो पुरुषों वाली चालाकी है ना, वो कर जाते हैं पुरुष लोग। लेकिन फिलहाल आप चाय यूं ही पिलाते रहे। और जो कड़कड़ाती सर्दी है, इसमें तो अदरक वाली चाय का मजा ही कुछ और है। और किस किस तरीके की कितने कितने फ्लेवर की चाय आती है, किस किस तरीके से उसकी खुशबू है, वो सच में अगर अलग अलग ढंग से, जैसे असम और दार्जिलिंग वगैरह जगहों पर जब जाएं आप, तो खास तरीके से जब वहां पर आप जाते हैं बागान में और तब वहां जो चाय पीने को मिलती है, तब पता चलता है कि हम पता नहीं क्या पी रहे थे अभी तक। हाँ रेणु जी, इससे पहले कि हम चाय के ऊपर और ज्यादा चर्चा करें, तो पहले तो हम बता देते हैं कि आज हम चाय के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। तो आप बताइए। क्या है ज्यादा? नहीं, आज टी डे है ना? नहीं, आज टी डे नहीं है। 15 दिसंबर को था, मनाया जाता है, प्रति वर्ष मनाया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष से उसको 21 मई पर शिफ्ट कर दिया लेकिन गया। इस साल हम मना सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि आज है। लेकिन हाँ, इस वर्ष से उसको 21 मई को कर दिया गया है, क्योंकि 15 दिसंबर को नहीं मनाया जाएगा। और ये खास जो परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन है वैसे देखा जाए विश्व पटल पर अगर है तो, और वो भी भारत के प्रयास से हुआ है, क्योंकि सारी किस्में जो होती हैं चाय की, ये उसी समय उसका उत्पादन होता है, मई के महीने में, इसलिए 21 मई रखा गया है। तो अब से ये यानी कि 2021 से 21 मई को मनाया जाएगा विश्व
चाय दिवस। बिल्कुल। और चाय के बारे में एक बहुत अच्छा कोट मुझे मिला है, तो मैंने सोचा अपनी सखियों, हालांकि ये अंग्रेजी में है लेकिन इसका हम अनुवाद करके बताएंगे। लिखते हैं कि इफ यू आर कोल्ड टी विल वार्म यू, इफ यू आर टू हीटेड इट विल कूल यू, क्या बात है, इफ यू आर डिप्रेस्ड इट विल चीयर यू, एंड इफ यू आर एक्साइटेड इट विल काम यू। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आप अगर ठंडे हैं तो गर्म कर देगी, अगर आप बहुत गर्म है, गर्म से मतलब गुस्से में है, तो आपको ठंडा करने का काम शांत करने का काम कर देगी। और अगर आप बहुत आराम से बैठे हैं, कुछ भी करने के मूड में नहीं है, तो एक चाय का प्याला पी लीजिए, ऊर्जा दे तो देगा। हाँ, ऊर्जा देगी। और अगर आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, यानी तनाव ले लिया एक तरीके से, आपने इतने एक्साइटेड हो गए हैं, तो एक प्याली चाय पीजिए, देखिए आपका तनाव कम हो जाएगा और आप एक मध्यम तरीके से, संतुलित तरीके से आप कार्य को शुरू कर पाएंगे। जैसे हमने पहले ही कहा ना कि सुबह भी नींद उड़ाती है और रात को भी नींद उड़ा देती है, यानी नींद गायब कर देती है और सुबह एक तरोताजगी हमारी जिंदगी में भर देती है। तो ये चाय है, इसकी चाहत यूं ही बनी रहे, हम यही कामना करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं अपनी सखियों को और अपने दोस्तों को। बिल्कुल। और इसी फील्ड में हम करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि आज मंगलवार है, हम करियर की बातें करते हैं, तो इस फील्ड में यानी कि टी टेस्टर यानी चाय चखने वाले। जी हाँ, वो भी एक काम, अलग विशेष कार्य है और बहुत अच्छी इसमें तनख्वाह भी मिलती है जी, क्योंकि जो बागान होते हैं वो बहुत बड़ा व्यवसाय है, एक बड़ा, और इसमें एक बड़ी कहना चाहिए संभावनाएं भी हैं और बड़ी ग्रेसफुल जॉब है जी। नौकरी जो है वो बड़ी सम्मानजनक होती है और बड़ी कह सकते हैं रोचक भी होती है। बिल्कुल। तो टी टेस्टर यानी कि चाय चखने और परखने के फील्ड में करियर का सुनहरा अवसर होता है। एक टी टेस्टर को न सिर्फ चाय का स्वाद चखना होता है, बल्कि चाय के बीच फर्क बताना और क्वालिटी के मुताबिक एक ब्रांड की अलग अलग वैरायटी तैयार करने में मदद करना भी उनका काम हो जाता है। और वाकई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब चलते हैं और मतलब किसी चीज को चखते हैं, एक साथ अगर आप 3-4 चीजों को चखते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इनकी ये खूबी होती है कि इसमें बहुत कुशाग्र होते हैं और उसको बिल्कुल अलग अलग तरीके से परखते हैं कि किसकी कौन सी, और उसमें भी किसमें खुशबू ज्यादा है, किसमें रंग सुंदर है, किसका स्वाद अच्छा है। ये कुछ चीजें हैं जो उसकी गुणवत्ता तय करती हैं, मूल्य निर्धारित होता है, उसकी गुणवत्ता तय करती हैं और फिर उसी हिसाब से उसका स्तर होता है। बिल्कुल। चाय को चखना और परखना पूरी तरह से एक आर्ट है और आधुनिक चाय उद्योग में करियर बनाने के लिए वैज्ञानिक जानकारी भी जरूरी होती है। एक टी टेस्टर के पास अच्छा टेस्ट बड होना जरूरी है, ताकि वह दिए गए सैंपल में से हर सैंपल के अलग अलग स्वाद और सुगंध का पता लगा सके, और उनको चाय के पौधे की खेती और उत्पादन की प्रक्रियाओं की जानकारी भी होना जरूरी है। बिल्कुल। और किस उत्पादन में कितना श्रम लगा है, कितना समय लगा है और कितना धन लगा है, इसके आधार पर गुणवत्ता तय करते हैं। और जैसे टेस्ट बड की बात की कि हमारी जो स्वाद की जो ग्रंथियां हैं वो कितनी तेज हैं, और उसके बाद उनको अलग अलग आप परख सकें, रख सकें कि अच्छा इसका ये स्वाद था, इसका ये स्वाद था, इसका ये स्वाद था, तीनों में अंतर आप कर सकें, ये बहुत बड़ी बात है। और एक टी टेस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अलग अलग प्रकार की चाय की क्वालिटी के मुताबिक उसका ग्रेड तय करे। बड़ी चाय कंपनियों द्वारा क्वालिटी का स्टैंडर्ड तय करने और अलग अलग चाय के नमूनों की पहचान के लिए टी टेस्टर को हायर भी किया जाता है, तो वो भी हो सकता है। और वे चाय के वाणिज्यिक घटकों जैसे कि स्वाद और आर्थिक अहमियत को लेकर अनुसंधानकर्ताओं को सलाह देते हैं। वे पत्तियों का रंग और आकार देखकर तय करते हैं कि उनमें कोई कमी तो नहीं है, और वे उत्पादक को मार्केट का रुझान भी बताते हैं। ये भी टी टेस्टर के काम होते हैं। किस तरीके की चाय, किस तरीके की खुशबू या किस तरीके के स्वाद या रंग की चाय ज्यादा पसंद की जा रही है लोगों के द्वारा, और उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, और अगर किसी पत्ती में किसी कमी है तो ये सारी चीजें भी उनके समझ में आती हैं। जाहिर है कि किसी आप व्यवसाय में जब लग जाते हैं तो आप उसको उसका अच्छा बुरा सब पता चलता है, बारीकियां जो है उसकी पता चल जाती है। और चाय की खरीदारी करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी उनकी जरूरत होती है। वे वहां गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा पता लगाते हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या चल रहा है। अनुभवी टी टेस्टर अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी खोल लेते हैं, और वहां वह विभिन्न प्रकार की चायों के उत्पादन, नई किस्मों और उनके स्रोत की जानकारी, कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण आदि के बारे में भी वो सलाह देते हैं। यानी कंसल्टेंसी अगर आपने खोल ली तो ये सब बातें भी वहाँ पता चलती हैं। और वहीं पर कुछ कुछ नई किस्मों की भी जो है वो भी उनका जो कह सकते हैं इजाद करते हैं कि नई किस्में कैसे बने, या जैसे किसी की खुशबू अच्छी है, किसी का रंग अच्छा है, किसी की स्वाद अच्छा है, तो इनको मिलाकर कोई क्या
तीसरी या चौथी प्रजाति बन सकती है, ये भी कुछ इस तरीके के शोध भी इसमें होते रहते हैं। वहां पर भी इस तरीके के टेस्टर्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अब कैसे बना सकते हैं करियर, ये भी हम बताते हैं कि चाय उद्योग में स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन होता है ये, और दुनिया में इसे एक अच्छा जॉब माना जाता है। टी टेस्टर बनने के लिए किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 10+2 यानी कि 12वीं के बाद इस फील्ड में कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं, और उन कोर्सों में चाय चखने, परखने, बुनियादी तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी मुहैया कराई जाती है। ये कोर्स 3 महीने से लेकर 1 वर्ष या 2 वर्ष तक के होते हैं। लेकिन अगर आपके पास में फूड साइंस यानी कि खाद्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान या बागवानी, या बॉटनी या वनस्पति विज्ञान में डिग्री है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और अनुभव के साथ वैज्ञानिक विधि भी जानना जरूरी है। वैसे तो किसी भी फील्ड में काम करने से अनुभव अपने आप आ ही जाता है, लेकिन टी टेस्टर के फील्ड में अनुभव के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो दिए गए सैंपल में हर सैंपल के अलग स्वाद और सुगंध का पता लगा सके, और उनको चाय के पौधे की खेती और उत्पादन की प्रक्रियाओं की जानकारी भी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और ये जो कोर्स होते हैं उनमें यही सब सिखाया जाता है। उसके साथ साथ फिर व्यवसाय की जब बात आती है तो उसके भी सारे गुण सिखा दिए जाते हैं। और प्रमुख संस्थान जो है इसके जहां से आप कर सकते हैं वो है दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन कदमताल, दीपरास इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज कोलकाता, और दार्जिलिंग टी रिसर्च सेंटर कुर्सियांग दार्जिलिंग। और इसके अलावा और भी कुछ जगह हैं जहां से कर सकते हैं, तो आप इंटरनेट से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है और प्रचलित होता जा रहा है रोजगार, और इसमें बहुत सारे जिसको कह सकते हैं निजी संस्थान भी सामने आ चुके हैं जो इस तरीके के कोर्स करवाते हैं, और आप फिर एक टी टेस्टर बन सकते हैं। और अब एक गीत हम सुनवाने जा रहे हैं अपने सखियों को। हाँ, चाय पर है लेकिन वो भूपेन हजारिका की आवाज में है। एक कली दो पत्तियां, ये उसका शीर्षक है। तो देखिए, जब चाय तोड़ी जाती है ना रेणु जी, तो उसमें एक वो बड़ा कला का काम है, आर्ट का काम है, और उसमें सिर्फ उन्हीं चीजों को तोड़ना होता है और बड़े एक कुशाग्र तरीके से उसको तोड़ा जाता है। तो ये गीत हम सुनवा रहे हैं, गुलजार का लिखा हुआ, और इसमें गुलजार के कुछ संवाद भी शुरुआत में है, तो वो भी हम सुनेंगे जरूर। एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के अवाम की तस्वीर नजर आती है। वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं? एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये? मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। खुल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये? मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में।
जुगनू और लक्ष्मी की लगन ऐसी आई, डाली डाली झूमी लेके अंगड़ाई, ओ लेके अंगड़ाई। जुगनू और लक्ष्मी की लगन ऐसी आई, डाली डाली झूमी लेके अंगड़ाई, ओ लेके अंगड़ाई। ओ एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। लक्ष्मी की प्रीत रंग लाई, नन्हे से एक मुन्ने से झुक्की जगमगाई, ओ झुक्की जगमगाई। जुगनू और लक्ष्मी की प्रीत रंग लाई, नन्हे से एक मुन्ने से झुक्की जगमगाई, ओ झुक्की जगमगाई। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। रेणु जी, ये गीत हमने सुना और देखिए इसमें तुमने तो बिल्कुल वहाँ की वादियों में पहुंचा दिया। हाँ, कल्चर जो इसमें बताया गया है ना कि वहाँ अगर असम, दार्जिलिंग उधर हम जाएंगे गैंगटॉक, तो वहाँ जो चाय के बागान रहते हैं और बड़ी कहते हैं ना महिलाएं वहाँ ज्यादा काम करती है उन बागानों में, और वो जिस सलीके से उन पत्तियों को तोड़ती है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और फिर उसका जो प्रोसेस होता है फैक्ट्रियों में, और उसके बाद चाय की खुशबू हमारे घर के बने प्याले में पहुंचती है, तो एक बड़ा एक लंबा चौड़ा एक ये प्रोसेस सफर तय करके आती है ये चाय की पत्ती तक। और वहां जाकर के जब हम ये बागान देखते हैं ना, सचमुच वो मन को मोह लेने वाला एक सीन होता है, और वो हमेशा के लिए हमारी यादों में कैद हो जाता है वो कि हाँ हमने वो बागान देखे थे और क्या खुशबू थी वहां पर। और जो हमारी बहनें होती है ना, खूब ऊंची ऊंची सी डलिया लेके पीछे अपने बांध के उसमें डालती जाती हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है। और अच्छी बात तो ये है कि इन सारी जगहों पर अगर अभी घूमने जाओ तो वो इतने प्यार से मुस्कुराती हैं कि उनके मन में वो जैसे वो शहर वाला वो चालाकी नहीं आई है। चालाकी क्या कहें, बड़ा भोलापन है अभी भी, कि वो जैसे कि अच्छा लगता है कि गाड़ी उधर से गुजरती है तो अभी भी वो हाथ हिलाती हैं, बड़े मुस्कुरा कर अभिवादन करती हैं, स्वीकार करती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कितना भोलापन है, कितनी सरलता है व्यक्तित्व में। बिल्कुल। और किसी भी काम को करने के लिए कुशलता बहुत जरूरी होती है रेणु जी। और कई बार हम अपने एक लक्ष्य तय करते हैं कि भाई ये यहाँ तक हमें पहुंचना है, और उसके लिए पूरी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट जो होते हैं वो हमारे मन के मुताबिक नहीं आते हैं, और हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हमने पूरी तो मेहनत करी, सब कुछ तो कर दिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट वो क्यों नहीं निकला जो मैं चाहता था या चाहती थी। तो इसके पीछे कई छोटी छोटी बातें काम करती है। बातें कहाँ, हम तो जब पढ़ाई करते थे तो हम तो सीधे सीधे कह देते थे कि इस बार पेपर अच्छा नहीं आया था, या ये कह देते थे कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, या ये कह देते थे कि भाई हमारी जो टीचर थी ना उनको लगता है सुबह सुबह चाय नहीं मिली थी इसलिए उन्होंने नंबर काट लिया, हमने तो बहुत अच्छा लिखा था। तो ये कुछ बहाने हैं जो हम बड़े मजे से करते थे, और वो परंपरा अभी तक चल रही है। लेकिन ये छोटी छोटी बातों में तो ये बहाने चल जाते हैं, लेकिन जिंदगी कई बार हमें ऐसे खास मोड़ पर भी पहुंचा देती है जहां ये बहाने काम नहीं आ सकते। नहीं मंजू, ऐसा है ना कि ये बहाने सचमुच बहाने ही हैं। हमें पढ़ाई हो या कुछ भी हो, सच बात है कि पहले हमें अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि जो कर्म हमने किया है, जो काम हमने किया है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या वो सही था, या हमने अपना 100% उसमें दिया था
या नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी से दूसरे की गलती निकाल देते हैं, बता देते हैं कि हमारी इस गलती के लिए कोई और जिम्मेदार है। हाँ। और हम बड़ी साफगोई से निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें आत्मविश्लेषण करना होगा कि हमने कहाँ कहाँ कमियां छोड़ी थी। हाँ, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका विश्लेषण हम करें। सबसे पहले तो ये है कि हम शिकायत करना छोड़ें। कई बार क्या होता है, हम परिस्थिति से, व्यक्ति से या बातों से हर बात की शिकायत करते रहते हैं। परिस्थितियां ऐसी थी इसलिए ऐसा नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं ऐसा बोल दिया था इसलिए हमने गुस्सा किया। हाँ। हम गुस्सा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल, उसने ऐसा बोल दिया सिर्फ इसलिए हमने ऐसा कर दिया। हाँ, तो ये जो शिकायत करना है ये सिर्फ समय व्यर्थ करने के अलावा और कुछ नहीं। परिस्थितियां जो हैं वही रहेगी, व्यक्ति जो है वही रहेंगे, काम जो है वही रहेगा, लेकिन आपको उसी काम को वहीं पर रास्ता ढूंढना है कि किस रास्ते जाकर के हम इस काम को पूरा करें। मंजू, होता क्या है ना कि परिस्थितियों को हम इसलिए दोष देते हैं क्योंकि हम उन्हें बदल नहीं सकते और हमें पता है कि हर बार वो वही रहेंगी। हाँ। तो अगर कुछ गलती होगी तो वही जिम्मेदार रहेंगी। तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को, आप ये सोचिए ना, परिस्थिति में 4 चीज 5 चीज या कोई भी और अनगिनत चीजें लगी हुई हैं, आप एक अकेले हैं। अगर आप अपने आप को बदल लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो क्या बेहतर है, वो 4 चीजें बदलना या आप स्वयं? हाँ, और उन चीजों को बदलना हमारे वश की बात भी नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर बदलाव लाना हमारे वश की बात होती है। दूसरा ये कि हमेशा हम आसान रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसान रास्ता हमेशा हमारी मकसद की ओर हमें ले जाता हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उसमें कई सारी चुनौतियां भी हो सकती है, मुश्किलात भी हो सकती है। तो हमेशा वो रास्ता चुने जो सही हो, ना कि वो जो आसान हो। बिल्कुल, बात से ही स्पष्ट है और ये शब्द अपने आप में बता रहा है कि हम अगर आसान चुन रहे हैं तो हम मानकर चल रहे हैं कि हमें अपना 100% नहीं देना है, कहीं ना कहीं 10-20% अपनी मेहनत बचा ही लेनी है। हाँ। तो जब हम शुरुआत ऐसी करते हैं तो फिर जाहिर है कि परिणाम भी उसी अंदाज में आता है, फिर हमें तकलीफ होती है। वैसे भी कहते हैं कोई फसल अगर होती है तो उसके बीज से ही पता चल जाता है कि कैसी होगी। हाँ। है ना? तो शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं, हम जम के कदम रख रहे हैं या थोड़ा कमजोर मन से? हाँ, तो आधी हार तो हमारी वहीं हो जाती है अगर हम कमजोर कदम से आगे बढ़े तो। और मजबूती से कदम रखने का मतलब है आधी जीत आपकी तय हो गई और मंजिल खुद ब खुद पास आ जाती है। और एक बात और है कि हम बीती बातों को बहुत लेकर के बैठे रहते हैं। जैसे उसी काम को करने का प्रयास अगर हमने पहले किया है और अगर हम असफल रहे हैं तो हम उसी बात का रोना रोते, अरे हमने पहले भी किया था, नहीं हुआ, ये काम नहीं होगा। अगर इस धारणा के साथ हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए कि वो काम कभी नहीं होगा। मंजू, ये तो हो गई खुद सोचने वाली बात। हाँ। हम तो असफल कभी हुए तो हुए थे और अगर हमने दोबारा शुरू तो करेंगे ही नहीं। अगर कोई और भी कर रहा है तो हम कह रहे हैं अरे छोड़ो, बेकार परेशान हो रही हो, ये हम कर चुके हैं, अरे नहीं होने वाला है, हमें पता है नहीं हो सकता इतने कम समय में। तो भाई ऐसा ना करें, सबकी क्षमताओं को आप अपने हिसाब से ना आके, और वैसे तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी भी क्षमताओं को कम ना आके दोबारा आप करके तो देखिए कैसे नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप ये सोच रहे हैं मतलब नकारात्मकता पहले से आपके मन में है और जहाँ नकारात्मक भाव होते हैं वहाँ किसी भी काम के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। वैसे भी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप पहले मन से जीतिए और उस चीज पर अपनी विजय हासिल करिए। हाँ। एक IAS अधिकारी नया चयनित हुआ था वो बालक, तो उसकी सफलता के राज की बात हम यहाँ पर साझा करना चाहते हैं। सरफराज उसका नाम था। उसने कहा कि हम क्या है जिंदगी की आपका राज? तो उसने बोला कि बस हमारी माँ कहती हैं कि एक काम करने के एक तरीका होता है और न करने के 100 बहाने होते हैं। हाँ। तो आप क्या चयन करना चाहते हैं? वो 100 बहाने आप ढूंढते हैं या एक करने का तरीका? तो मैं सोचता हूँ कि काम करने का तरीका ढूंढ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, न कि बहाने, न करने के बहाने। बिल्कुल, ये हमारा जो नजरिया होता है ना रेणु जी, यही हमें असफलता की ओर आगे बढ़ाता है। तो कोई भी काम करने के लिए पहले आप नजर बदलिए, नजरिया बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए, देखिए फिर सफलता आपके। और आप इस समय एक गीत सुनवा दीजिए।
हाँ, तो अगर हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं तो ये कह सकते हैं ना, फिर कोई जिया लेने के लिए भी तैयार हो जाता है जल्दी से। तैयार हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो भी समस्या है ना, उसका सामना करें, उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढे, ना कि उसे किनारे कर दें। हाँ, किनारे करने से वो और ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी और हम ये नहीं चाहेंगे। पर अब कार्यक्रम हमें इजाजत नहीं दे रहा कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, तो अब इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।